अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स और लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। आज का टॉपिक जिस हवाले से बात करेंगे एक डिज़ीज़ के हवाले से है, मायल्जिक इंसेफ्लोमाइटिस। हम इसको या तो इस नाम से जानते हैं और ME कहा जाता है इसको, या फिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसे CFS कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कंडीशन है बायोलॉजिकल डिसफंक्शन है। इसके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, यानी इसका ताल्लुक़ नर्व्स के साथ भी है। और अगर इसकी डेफिनेशंस के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो ये अनएक्सप्लेन्ड प्रोफाउंड फटीग है, जो कि वर्सनड होती है बाय एक्सर्शन, यानी हमेशा एक्सर्शन से ये ज़्यादा हो जाती है। एक ऐसी थकावट है जिसके बारे में आपसे बात करूँगी जो ना ठीक होने वाली थकावट है, और किसी भी काम के करने से और एक्सर्शन से ये बढ़ जाती है। ये ऐसी फटीग है जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स पैदा करती है, या जैसा कि मैंने बताया कि डिसफंक्शनिंग पैदा करती है हमारे ऑर्गन्स में, और डेली रूटीन ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। याद रखिए कि इसको आप अगर डायग्नोस करना चाहें तो उसके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है, तकरीबन 6 मंथ तक अगर ये कंडीशन रहे कि आप कोई काम करते हैं और उसके बाद एक्सर्शन के बाद ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं होती, और रिकवरी में घंटों से जो है वो दिन भी लग जाते हैं। यानी होता है नॉर्मल इंसान कोई काम करता है तो वो रेस्ट लेता है तो ठीक हो जाता है, या वो कोई पेन मैनेजमेंट करता है या कोई पेन किलर खाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट्स इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं उनका मसला ये है कि वो मेडिसिन भी लें तो उनकी रिकवरी नहीं आ रही होती, और इसी साथ साथ रेस्ट, अगर वो रेस्ट लेते हैं तो रेस्ट में भी ऐसा होता है कि रेस्ट भी उनको थकावट देने लगती है। तो कुछ इस किस्म की कंडीशन है जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। इस प्रॉब्लम के हवाले से ये बात इम्पॉर्टेंट है कि पैथोजेनेसिस इसका अननोन है, यानी इसकी वजह के बारे में हम अथेंटिकली अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि ये किस वजह से होता है। CFS के पेशेंट्स जो हैं यूजुअली कम्प्लेक्स लिस्ट ऑफ सिम्टम्स के साथ आते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं मैं आपसे डिस्कस करूँगी। कि ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस होती है, यानी उनके जॉइंट्स में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते, इस चीज़ को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। फटीग रहती है, इन थकावट इस कदर होती है कि जो ठीक नहीं होती। और पोस्ट एक्सटर्नल मलेज होता है, पोस्ट एक्सर्शनल मलेज होता है, यानी PEM जिसे कहा जाता है। एक्सर्शन आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना, थकावट हो जाना, ओवर यानी यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन हो जाता है। इसमें हमारी एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आर्निका, जिसके हवाले से बात करेंगे। तो पोस्ट एक्सर्शनल मलेज यानी ऐसी थकावट जो किसी काम काज करने के बाद हो जाए, वहाँ पर हम जो है इसको यूज़ करवाते हैं और ये कंडीशन डेवलप हो जाती है मायल्जिक इंसेफ्लोमाइटिस में। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसे साथ ही साथ डायरिया की कंडीशन भी होती है, और इवन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्लीप और रेस्ट के बाद भी ये फटीग फील करता है, और इसी वजह से ये जो पेशेंट होते हैं यूजुअली बेड बाउंड हो जाते हैं या हाउस बाउंड हो जाते हैं। आई मीन टू से कि ज़्यादातर बिस्तर पे रहते हैं, या फिर ये होता है कि घर में रहते हैं और निकलना भी पसंद नहीं करते, बिकॉज़ जो एक्सर्शन हो जाती है उसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ इनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी है। तो होता क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम भी हो जाता है, और वर्बल डिसलेक्सिया भी हो जाता है। डिसलेक्सिया के हवाले से यहाँ आपको क्लियर करती चलूँ कि ये ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट प्रॉपरली पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट नहीं कर सकता ड्यूरिंग स्पीच, यानी मुनासिब और ठीक अल्फाज बोलना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो 75% लोग जो होते हैं इस डिज़ीज़ में मुब्तला जो लोग होते हैं, जो मायल्जिक इंसेफ्लोमाइटिस के पेशेंट होते हैं, वो कोई काम काज नहीं कर पाते, या करते हैं तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाया करती है। अब आपको बताती हूँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के हवाले से, तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा कि अ कम्प्लेक्स क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिज़ीज़, यानी एक कम्प्लेक्स डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है और मल्टी सिस्टम है। इसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं जो क्या करते हैं कि फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी COF को याद रखना आपने।
QUOF को, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाती है। वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि रूटीन का जो काम है वो करना पॉसिबल नहीं होता पेशेंट के लिए। और 2 to 4 टाइम्स जो है मोर देन ये मेल्स के फ़ीमेल में ये प्रॉब्लम होती है, यानी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है फ़ीमेल्स को। और ये किस एज में ज़्यादा हो जाती है, तो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि टीन एज के हवाले में आपको बताती हैं। और इसके अलावा 30 to 35 इयर्स की एज में ऐसा होता है। जी हाँ, बात हो रही है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के हवाले से। आज के जो डिज़ीज़ है उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ आपको पेशेंट की सेंसेशन की, चूँकि हमारी होम्योपैथिक में साइन एंड सिम्टम्स की और सेंसेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो आपको ये बताती चलूँ कि ऐसा पेशेंट किन अल्फाज में, किन मेटाफोरिकल जो वर्ड्स होते हैं उनमें ये इजहार करता है कि मुझे ये मसला है या मेरी ऐसी कंडीशन है। जैसे कि वो कहते हैं मुझे लगता है कि जैसे गीले सीमेंट पे चल रहा हूँ, यानी उसे चलने में दिक्कत महसूस हो रही होती है, पाँव भारे से महसूस होते हैं। फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीसा उंडेल दिया गया हो, यानी कि उसके लिम्स में ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी हैवीनेस पाई जाती है। और ये लोग जो होते हैं, यहाँ पर आगे जाने से पहले आपसे ये भी बात करती चलूँ कि इस कंडीशन के ऊपर हमारी जो है जल्सीमियम बहुत अच्छी मेडिसन है। लास्ट में मेडिसिन के हवाले से बताऊँगी तो, लेकिन साथ ही साथ आपको डिस्कस भी करती जा रही हूँ। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये लोग मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग कि एक वक्त में बहुत सारे काम अंजाम देना, बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इस पेशेंट के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये ब्रेन फॉग का भी शिकार होता है, इवन कि इसकी कंडीशन ऐसी होती है कि ये टीवी देखते हुए भी थकावट महसूस करने लगता है। इसी तरह रीडिंग करते हुए भी ऐसा होता है, बुक रीडिंग कर रहा है तो उसमें भी जो है ये इसको फटीग होने लगती है। ये कंडीशन इसमें भी पाई जाती है। मायल्जिक इंसेफ्लोमाइटिस या फिर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें पेशेंट के साथ चंद एक इश्यूज़ और होते हैं जिसे थर्मो रेगुलेटरी इश्यूज़ कहा जाता है, यानी कि टेम्परेचर रिलेटेड। और इस टेम्परेचर और इन्वायरमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या होता है, मिसफोनिया होता है, मसल वीकनेस होती है, इंसोम्निया होता है, यानी कि एक तो पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, बेखाबी का आलम रहता है, नींद ठीक से नहीं आती। नींद के हवाले से क्लियर वर्ड्स में ये बात आप जहन में रखिए कि रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं होती, यानी वो अनरिफ्रेशिंग रहती है। पेशेंट कभी भी सोने के बाद फ्रेश फील नहीं करता। CFS के जो पेशेंट होते हैं, इस बीमारी में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इम्यून सिस्टम भी शामिल होता है। साथ ही साथ GIT ट्रैक की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और कुछ पेशेंट्स में इसी वजह से हेडेक्स रहते हैं, यानी सर में दर्द की शिकायत करते हैं। इसी तरह मसल जॉइंट पेन्स रहती हैं और इनके गले की भी दुखन जो है रहती है, सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं। टेंडर लिम्फ नोड्स होते हैं। एंडोक्राइन का यही सिलसिला होता है कि इसके तहत आप देखें तो ये कंडीशन सामने आती है कि इनके जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो दुखन रहती है। और स्पेशली नेक और आर्म पिट्स में ये ऐसा होता है, यानी बगलों के हिस्से में जो लिम्फ नोड होते हैं और जो गर्दन में होते हैं, ये दुखते हैं, दर्द करते हैं। और ये भी बात आपसे शेयर करती चलूँ कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन किस हवाले से, लाइट के हवाले से, जैसे कि रोशनी, आवाज़, साउंड्स, ठीक है, स्मेल, फूड एंड मेडिसिन्स, इन तमाम चीज़ों से ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर कोई खुशबू है तो बहुत जल्दी इनको मुतासिर करती है, अच्छा या बुरा लगना बहुत ज़्यादा जल्दी रद्द अमल आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा क्यों है। स्टार्ट में मैंने आपसे ये शेयर की बात कि ये पैथोलॉजिकल इसकी कोई कॉज जो है वो सामने में नहीं आती और ये अननोन पैथोजेनेसिस होते हैं जिनकी वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप करती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो सस्पेक्टेड कॉजेज़ होती है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, ये कोई इन्फेक्शन इसकी वजह बन सकती है, लाइक कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा फ़िज़िकल और इमोशनल ट्रॉमा इसकी बहुत बड़ी वजह होते हैं, यानी कि कोई ऐसा सदमा जिसने जिस्मानी सतह पर और ज़हनी सतह पर पेशेंट को मुतासिर किया हो। और फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें जो है वो एनर्जी यूजेज बहुत ज़्यादा हुआ हो, यानी ओवर एक्सर्शन हो गई हो, तो वहाँ पर भी ये कंडीशंस डेवलप कर सकती हैं। तो यहाँ अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसको ट्रीट कैसे करना होता है। तो अपने होम्योपैथिक के हवाले से हम यहाँ बात करते हैं, कुछ मेडिसिन के हवाले से आपको गाइड करूँगी।
चंद इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जिसके हवाले से आपको गाइड करूंगी। जलसीमियम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिनका मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी जिक्र किया। और जलसीमियम में जैसा कि मैंने बताया कि वीकनेस होती है, विद ड्रॉजीनेस होती है, गनुदगी का शिकार होता है पेशेंट, डिजीनेस की कंडीशन होती है, डल डल फील करता है, हैवी फीलिंग्स होती हैं और कपकपाहट भी होती है, फिर मसल उसके जो हैं वो दुखन का शिकार होते हैं और ट्रेमर्स भी होते हैं, उसमें लर्जे की कैफियत होती है, पेशेंट का विजन भी ब्लर्ड हो जाता है और उससे धुंधला धुंधला सा दिखता है। ये कंडीशन अगर हो तो आप इस बीमारी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कालीफॉस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो वीकनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। कालीफॉस के हवाले से या कैल्शियम फॉस्फोरिकम जिसको कहते हैं, एंग्जाइटी अगर हो पेशेंट को और साथ ही साथ वीकनेस भी हो, वहाँ हम इसको यूज़ करवाते हैं। पेशेंट डिप्रेस भी होता है, यानी डिप्रेशन की कैफियत भी है, नींद ना आती हो उसको, एगोराफोबिया हो, इसके साथ ही साथ लॉस ऑफ मेमोरी हो, यानी कि उसको याददाश्त में भी मसले होते हों, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसन है। मसल, यहाँ पर भी मसल की वीकनेस होती है और पेशेंट की जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी एक्स हैं, जितनी भी पेन्स हैं, वो उसकी एक्सरसाइज के साथ बढ़ जाती हैं। मर्कसोल हमारी मेडिसन है जो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, स्पेशली जब लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर इनलार्ज्ड अगर सर्वाइकल लिम्फ नेक्स हैं, यानी नेक के जो लिम्फ नोड हैं वो इनलार्ज हो गए हैं या सर्वाइकल लार्ज हो गए हैं लिम्फ्स, तो वहाँ पर हम जो है इसको यूज़ करवाते हैं। और लॉट्स ऑफ स्लाइवेशन होती है, यहाँ पर मुंह में से स्लाइवा बहुत ज़्यादा बनता है पेशेंट के, ये एक इंडिकेशन है मर्कसोल को यूज़ करवाने के लिए। और इसमें बेचैनी की कैफियत भी होती है और मसल पेन इसमें भी है और टेंडरनेस भी होती है और ये दुखन इसकी हड्डियों तक महसूस हो रही होती है। ये है मर्कसोल, जब आप इसको इस तरह से यूज़ करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। ये हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है वीकनेस के हवाले से। यहाँ पर एग्जॉशन होती है, यानी एग्जॉस्ट हो गया होता है पेशेंट, बिल्कुल जैसे कि निढाल हो जाता है, ऐसी कैफियत होती है। और अगर प्रोलॉन्ग्ड डायरिया रहा हो, बहुत ज़्यादा अरसा तक डायरिया की कंडीशन रही हो पेशेंट को, तो जहाँ हम चाइना यूज़ करवाते हैं, इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड को भी यूज़ करवा सकते हैं और वीकनेस को दूर करने के लिए इसे यूज़ करवाया जाता है। याद रखिए कि इसकी वीकनेस ऐसी होती है कि पेशेंट के आंखों के गिर्द नीले नीले से हल्के महसूस होते हैं, दायरे, सर्कल्स, रिंग्स महसूस होते हैं। ये इसकी पेक्यूलियर सिम्टम है। इसके अलावा हमारी एक मेडिसिन है सेक्यूटिलेरिया। ये मेडिसिन नर्वस डिसऑर्डर में हम यूज़ करवाते हैं। एंग्जाइटी भी अगर हो, सर दर्द हो और तमाम जिस्मानी दर्दें भी हों, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाते हैं। मेडिसिन बहुत सी हैं, मैगफॉस है, पिक्रिक एसिड है, म्यूराटिक एसिड है और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम बहुत सारी मेडिकेशंस इसमें यूज़ करवाते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मायल्जिक इंसेफ्लोमाइटिस, ये कंडीशन ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स देंगे मेडिसिन, बिकॉज हर पेशेंट की सिम्टम्स डिफ़र करती हैं इसमें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।